दोस्तों नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग संसदीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे और ये अध्याय 5 है इस एडुटोरिया का नोट्स में। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग संसदीय व्यवस्था के विषय में विस्तार पूर्वक। तो इसमें सबसे पहला है संसदीय व्यवस्था के गुण एवं दोष। तो संसदीय व्यवस्था की विशेषता में देखें तो क्या है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सहयोग। संसदीय प्रणाली का प्रमुख लाभ यह है कि सरकार की विधायिका और कार्यकारी शाखाओं के बीच मैत्रीपूर्ण संचार और सहयोग की गारंटी देता है। ठीक है। दूसरी विशेषता यह है कि उत्तरदायी सरकार होती है। संसदीय प्रणाली एक जवाबदेही सरकार की स्थापना करती है क्योंकि मंत्रीगण अपने सभी भूल चूक कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा संसद जो है प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि जैसे विभिन्न प्रस्तावों से मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। अगली विशेषता है निरंकुशता पर अंकुश। संसदीय शासन प्रणाली में एक व्यक्ति की अपेक्षा कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद को सौंपी जाती है। इस प्रकार सत्ता का यह विकेंद्रीकरण कार्यपालिका की सत्तावादी प्रवृत्तियों को रोकता है। इसके अलावा इसमें प्रशासन संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और अविश्वास मतों के अधीन होता है। अगली विशेषता है व्यापक प्रतिनिधित्व। ठीक है। संसदीय प्रणाली में लोगों से चुने गए एक समूह द्वारा कार्यपालिका का गठन किया जाता है, अर्थात मंत्री लोगों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। परिणाम स्वरूप सरकार राष्ट्र के सभी जातीय समूहों और भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगली विशेषता है वैकल्पिक सरकार की मौजूदगी। इस प्रणाली के अंतर्गत यदि सत्तारूढ़ पार्टी अपना बहुमत खो देती है तो राज्य प्रमुख विपक्षी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि नए चुनावों के बिना वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती है। अगली विशेषता है बहुमत प्राप्त दल का शासन। ठीक है। तो आम चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है। भारत में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और शेष मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। अगली विशेषता है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संसद का निम्न सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को बर्खास्त कर सकता है। जब तक सरकार को लोकसभा में बहुमत रहता है तभी तक सरकार को सदन में विश्वास प्राप्त रहता है। अगली विशेषता है नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है। अगली विशेषता है केंद्रीय नेतृत्व। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं, वे मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। ठीक है। अगली विशेषता है दोहरी सदस्यता। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका व कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। अगली विशेषता है द्विसदनीय विधायिका। ठीक है। संसदीय प्रणाली वाले देशों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था को अपनाया जाता है। भारत में भी लोकसभा तथा राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अगली विशेषता है स्वतंत्र लोक सेवा। संसदीय प्रणाली में मेधा आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर लोक सेवकों की अस्थायी नियुक्ति की जाती है। अगली विशेषता है गोपनीयता। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों को कार्यवाहियों, कार्यकारी बैठकों, नीति निर्माण आदि मुद्दों पर गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, संसदीय व्यवस्था की विशेषता को हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था के दोष क्या हैं। तो सबसे पहले दोष में अस्थिर सरकार। संसदीय प्रणाली में
सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। यदि सरकार विधायिका का विश्वास खो देती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। इस कारण से सरकार में अस्थिरता बनी रहती है, जिससे दीर्घकालिक नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन प्रभावित होता है। ठीक है। दूसरा दोष है कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं। ठीक है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। इससे कई बार कार्यपालिका विधायिका पर हावी हो जाता है। ठीक है। जिससे उसकी स्वतंत्रता जो है वो प्रभावित होती है। तो ये शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं संसदीय व्यवस्था के दोष के रूप में गिना जाता है। इसके बाद अगला दोष है कि नीतिगत निरंतरता का अभाव। संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की प्रकृति अस्थायी होती है, परिणाम स्वरूप नीतियों में निरंतरता का अभाव रहता है। ठीक है। अगला दोष है अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन। संसदीय प्रणाली में कई बार अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाता है। इसका कारण यह है कि मंत्री बनने के लिए लोकप्रियता को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कारण कई बार अयोग्य व्यक्ति भी मंत्री बन जाते हैं। अगला दोष है नीतियों में निरंतरता नहीं। ठीक है। संसदीय प्रणाली में सरकार के बदलते रहने के कारण नीतियों में निरंतरता नहीं बनी रहती है। नई सरकारें जो होती है वो अक्सर पिछली सरकारों की नीतियों को बदल देती है, जिससे क्या होता है, देश के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अगला दोष है कि शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन। ठीक है। ये ऊपर भी दिया गया है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं, और यहाँ भी है। तो ये तो समझिए तो एक्स्ट्रा दे दिया गया यहाँ पर, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगला दोष है धन की बर्बादी। संसदीय प्रणाली में चुनाव और अन्य गतिविधियों में बहुत अधिक खर्च होता है। इस धन का उपयोग देश के विकास कार्यों में किया जा सकता है। ठीक है। तो धन की बर्बादी जो है वो क्या है, एक दोष के रूप में देखा जाता है। अस्थायित्व। संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल तो 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु वह कार्य तभी तक कर सकती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। अर्थात यदि मंत्री परिषद लोकसभा में विश्वास खो देती है तो सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो एक अस्थायित्व की स्थिति भी बनी रहती है। अगला दोष है कि मंत्रियों के चयन में सीमा। ये क्या है, देखते हैं कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन में सीमित विकल्पों का सामना करते हैं। उन्हें अपनी पार्टी के सदस्यों में से ही मंत्रियों का चयन करना होता है, जिससे कई बार प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सरकार में शामिल नहीं किया जा पाता है। ठीक है। इसके बाद है यहाँ तो सेम दे दिया है, कुशल व्यक्तियों द्वारा शासन, समय की बर्बादी। ठीक है। वैसे यहाँ पर धन की बर्बादी था, अब ये समय की बर्बादी भी है। संसदीय प्रणाली में बहस और चर्चाओं में बहुत अधिक समय बर्बाद होता है। कई बार महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने में बहुत देर हो जाती है, जिससे देश को नुकसान होता है। तो समय की बर्बादी भी एक रूप में देखी जाती है। इसके बाद है गठबंधन की राजनीति। ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था में अस्थिर गठबंधन सरकारों का भी निर्माण किया है। इसने सरकारों को सुशासन की व्यवस्था करने के बजाय सत्ता में बने रहने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए बाधित किया है। ठीक है। अगला दोष है राजनीति का अपराधीकरण। ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली में अपराधी प्रवृत्ति के लोग धन बल और बाहुबल का प्रयोग कर कार्यपालिका का हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है संसद की बैठकों की संख्या घटी है, वाद विवाद का स्तर निम्न हुआ है, हंगामा, नारेबाजी, वॉकआउट में बहुमूल्य समय और धन की बर्बादी होती है। इससे संसदीय विधेयक, बजट आदि बिना अपेक्षित चर्चा के पारित किया जाता है। इससे कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण जो है वो कमज़ोर होगा। ठीक है। अगला दोष है कि क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव है। यह संपूर्ण देश के हित के निर्णय के बजाय सामान्यतः क्षेत्रीय हितों का समर्थन करता है। तो ये चीज़ें हैं। तो हमने संसदीय शासन व्यवस्था के दोषों को देखा। तो इन सीमाओं के बावजूद संसदीय जो प्रणाली है कई मामले में अध्यक्षीय प्रणाली से बेहतर है। इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जिससे तानाशाही का खतरा कम होता है। ठीक है। तो हमने संसदीय व्यवस्था के गुण को देखा, संसदीय व्यवस्था के दोषों को देखा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के कारण। ठीक है।
तो क्या कारण थे कि संसदीय व्यवस्था को ही स्वीकार किया गया? तो इसका जवाब हम लोग ढूंढते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नवजात लोकतंत्र के लिए ऐसी शासन प्रणाली की आवश्यकता थी जिसमें विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव नहीं बल्कि सामंजस्य बना रहे। ठीक है, संसदीय शासन भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज के लिए आवश्यक था, क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों के साथ साथ क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, इसके बाद है कि संसदीय शासन जो है वो नित्य प्रतिदिन के उत्तरदायित्व पर आधारित है। इसका अर्थ है कि लोकसभा कार्यपालिका के विरुद्ध कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी। इसके बाद है कि भारत को संसदीय शासन के संचालन का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो चुका है। ठीक है, संविधान सभा ऐसी व्यवस्था चाहती थी जो अस्थायित्व से ज़्यादा उत्तरदायित्व को महत्व देता हो। वस्तुतः अमेरिकी व्यवस्था अधिक अस्थायी थी, जबकि ब्रिटिश व्यवस्था जो है वो उत्तरदायी थी। फलतः भारत ने ब्रिटिश व्यवस्था के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली को अधिक वरीयता प्रदान की। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के क्या कारण हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि चूँकि जो संसदीय व्यवस्था है हम लोगों ने ब्रिटिश संविधान से लिया है, तो ये भी देख लेते हैं कि भारतीय और ब्रिटिश जो मॉडल है संसदीय प्रणाली की, संसदीय विशेषता की, तो उसमें क्या अंतर है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग देखें। सबसे पहला है कि भारतीय मॉडल में कि भारत में एक व्यापक एक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध लिखित संविधान है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश मॉडल में क्या है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था एक अलिखित संविधान पर आधारित है। इसे विभिन्न स्रोतों जैसे सम्मेलनों, कानूनों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और न्यायिक मिसालों के द्वारा आकार दिया गया है। ठीक है, लेकिन क्या है, भारत जो है वो लिखित दस्तावेजों के आधार पर उपलब्ध है। भारतीय मॉडल में क्या होता है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष यानी राजा या रानी वंशानुगत पद होता है। ये है, भारत में संसद की शक्तियों को लिखित संविधान, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों से सीमित किया गया है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, संसद सर्वोपरि है, जबकि भारत में संसद की शक्तियाँ क्या है, सीमित है। भारत में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना जरूरी है। ये अंतर है। इसके बाद है कि भारत में संसद का सदस्य न होने पर भी मंत्री बनाया जा सकता है। ब्रिटेन में आमतौर पर संसद के सदस्यों को ही मंत्री बनाया जाता है। इसके बाद है कि भारत में न्यायपालिका के पास संविधान की व्याख्या करने और कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के कारण न्यायिक समीक्षा नहीं होती है। और अंत में दिया है कि भारत में मूल संरचना सिद्धांत को अपनाया है, जिसके तहत न्यायपालिका को संविधान के मौलिक ढांचे या सार से समझौता करने वाले संवैधानिक संशोधन का आकलन करने और उसे रद्द करने का अधिकार दिया गया है। ब्रिटेन में मूल संरचना सिद्धांत के समकक्ष अवधारणा का अभाव है। ठीक है, फलतः संवैधानिक संशोधन की जांच करने वाले और उसे रद्द करने के लिए अदालतों को सशक्त बनाने वाला कोई कानूनी सिद्धांत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि भारत और ब्रिटिश मॉडल में क्या अंतर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोनों के तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखें। दिया है कि कोई भी सरकार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका रूपी 3 आधार स्तंभ पर खड़ी होती है। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानूनी व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका एवं विधायिका एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सभी देशों में कार्यपालिका की प्रकृति एक समान नहीं है। अलग अलग नेतृत्व सिद्धांत के आधार पर
कार्यपालिका को 3 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली, जैसे कि ब्रिटेन और भारत। दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जैसे कि अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के कुछ देश, ये सभी। ठीक है, और अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जैसे कि श्रीलंका, स्विट्ज़रलैंड, रसिया, ये सभी। तो हम लोग देख लेते हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली के लक्षण क्या है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली उसे देख लेते हैं। तो इसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं। इसके मुख्य लक्षण जो है वो इस प्रकार है। राष्ट्रपति राज्य एवं शासन का भी अध्यक्ष होता है। वो राज्य व्यवस्था में शीर्षस्थ होता है और राष्ट्र के जीवन में भी वह शीर्षस्थी होता है। वो वास्तव में कार्यपालक होता है और नाम मात्र का नहीं होता है। उसमें जो शक्तियाँ निहित है उनका वह व्यवहार में और वास्तव में उपयोग करता है। ठीक है, सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। हम लोग ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात करते हैं। इसमें क्या है कि सभी कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्री मंडल उसे केवल सलाह देता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह उनकी सलाह को माने, वह उनकी सलाह लेकर अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। अगला लक्षण है अध्यक्षीय शासन प्रणाली के कि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति के पद की अवधि विधानमंडल की इच्छा पर आश्रित नहीं है। विधानमंडल न तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है और न ही उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली के लक्षणों में देखें तो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति विधानमंडल की अवधि के अवसान के पूर्व उसका विघटन नहीं कर सकता है। ठीक है, विधानमंडल राष्ट्रपति की पदावधि को महाभियोग द्वारा ही समाप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार राष्ट्रपति और विधानमंडल नियत अवधि के लिए निर्वाचन होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली के लक्षण हमने देखा। लाभ क्या है? तो लाभ आप देख सकते हैं कि इसके लाभ क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला दिया है स्थायित्व। राष्ट्रपति नियत अवधि तक पद धारण करता है। वो पद पर बने रहने के लिए विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, इसलिए सरकार को स्थायित्व मिलती है। दूसरा है त्वरित निर्णय। ठीक है, सभी कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति में निहित होता है। युद्ध और आपात या अन्य किसी राष्ट्रीय संकट के समय वह तुरंत निर्णय ले सकता है। उसे मंत्रिमंडल की सहमति प्राप्त करने में अपनी ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तीसरा यह लाभ है अध्यक्षीय शासन प्रणाली के कि विशेषज्ञों की भूमिका होती है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को अपना सलाहकार बनाने के लिए स्वतंत्र है जिसे वह ठीक समझे। वह विभिन्न विभागों के अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए विशेषज्ञों को चुन सकता है। इन अध्यक्षों से ही उनका जो मंत्रिमंडल है वो बनता है, या दूसरे शब्दों में वे अध्यक्षगण ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण उनकी किसी क्षेत्र में प्रशासनिक योग्यता या विशेषज्ञता के आधार पर नियुक्त नहीं किए जाते। उनके नियुक्ति के पीछे राजनीतिक कारण होते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद है दलों का विभाजन जो है वो प्रमुख नहीं होता है। राष्ट्रपति जब तक पद धारण कर लेता है तब राष्ट्र के नेता के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। वो किसी एक दल का नेता नहीं रह जाता। वो प्रत्येक समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखता है, दल के दृष्टिकोण से नहीं। इससे राष्ट्र में एकता और समरसता का निर्माण होता है। संसदीय प्रणाली में दल के विभाजन कभी समाप्त नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री सदैव अपने आप को एक विशेष दल का नेता समझता है। तो ये मतलब संसदीय प्रणाली दे करके उसके रेफरेंस में कुछ तुलना किया जा रहा है। ठीक है, ये है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के एक लाभ में यह भी देखते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका शक्तियों का पृथक्करण। राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें राज्य के विभिन्न अंगों को उनके लिए आवंटित क्षेत्र में रखने के लिए अवरोध और संतुलन की व्यवस्था रहती है। इस व्यवस्था में स्वतंत्रता अधिक सुरक्षित रहती है। संसदीय प्रणाली में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में संकेंद्रित होते हैं। इसके कारण कभी कभी मानव अधिकारों पर संकट छा जाता है। अब हम लोग
ये तो विशेषता हमने देखी। अब हम लोग देख लेते हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली की सीमाएं। तो राष्ट्रपति प्रणाली में पूरे राष्ट्र के लिए विचार करने और योजना बनाने का उत्तरदायी एक ही व्यक्ति पर होता है, अर्थात राष्ट्रपति पर। शक्ति के इस संकेंद्रण से कभी कभी अधिनायकवाद जन्म ले लेता है। सामूहिक नेतृत्व में अपना सुधार स्वयं कर लेने का सामर्थ्य होता है। राष्ट्रपति प्रणाली में वह गुण नहीं होता है। तो एक तो यह सीमा है। दूसरा है कि राष्ट्रपति को हो सकता है ऐसे विधानमंडल से व्यवहार करना पड़े जो उसके प्रति मैत्री भाव न रखता हो और उसके अनुकूल न हो। ठीक है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित तथा अघोषित नीतियों का विधानमंडल अनुसरण करता है। यदि संसद नीति को स्वीकार कर देती है तो उसके परिणाम स्वरूप या तो नया प्रधानमंत्री आएगा या नई संसद। ठीक है। राष्ट्रपति प्रणाली में विधानमंडल राष्ट्रपति की नीतियों पर मोहर नहीं लगाता है। ठीक है। राष्ट्रपति को प्रयासपूर्वक विधानमंडल को मनाना पड़ता है, जिससे क्या है कि वह राष्ट्रपति की नीतियों का अनुसरण करे। राष्ट्रपति और विधानमंडल और राष्ट्रपति के बीच सहकारिता का अभाव विधानमंडल को निर्बल बनाता है। ठीक है। इसके बाद देखें तो राष्ट्रपति प्रणाली में उत्तरदायित्व का निर्धारक सर्वाधिक है। ठीक है। जनता राष्ट्रपति से उत्तर तभी मांग सकती है जब नए राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला हो। संसदीय प्रणाली में सरकार को प्रतिदिन उत्तर देना होता है, क्योंकि विधानमंडल के प्रत्येक सत्र में सरकार को अपने कार्य का औचित्य बताना पड़ता है। ठीक है। तो ये है। तो ये हमने क्या देखा कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली की सीमाओं को देखा, इसके लाभों को हमने देख लिया है और लक्षणों को तो देखा ही है। तो अब हम लोग एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या अंतर है और इसमें क्या बातें हैं। तो सबसे पहले दिया है कि संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें क्या है, कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। वहीं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रायः राज्य का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष सरकार कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। ये है। इसमें देखें संसदीय प्रणाली में कि इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री अलग अलग व्यक्ति होता है। ठीक है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में देखिए तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख जो है होता है। संसदीय शासन प्रणाली में देखिए भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। ठीक है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करते समय उनकी विशेषज्ञता को अधिक महत्व देता है। ठीक है। इसके बाद है कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं, वे मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव लोकप्रियता, धन बल व बाहुबल के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उनकी जो है विशेषज्ञता के आधार पर होता है, जिससे राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है। और संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि मेधा आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर लोक सेवकों की स्थायी नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अध्याय 5 को पूरा किया और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, संसदीय व्यवस्था क्या है और इस संसदीय व्यवस्था के गुण, दोष और इसके जो उलट जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है उसका भी हम लोगों ने संपूर्ण विश्लेषण किया। साथ ही अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।